गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज का ये वीडियो सीपीसी के एक तकनीकी विषय पर इंटरप्लीडर सूट सीपीसी के ऑर्डर 35 में और सेक्शन 88 में अंतराभिवाची दावे के संबंध में कॉन्सेप्ट दिखाई पड़ता है। इंटरप्लीडर सूट को डिफाइन किया गया है। देखिए, इस दावे की सबसे बड़ी विशेषता ये कि सामान्यतः जो कोई दावा होता है तो वादी प्लेंटिफ एक तरफ से, डिफेंडेंट दूसरी तरफ से। बेसिक डिस्प्यूट भी प्लेंटिफ और डिफेंडेंट के बीच ही होता है, लेकिन इंटरप्लीडर सूट का एस्पेक्ट इससे थोड़ा विपरीत है। हालांकि दावा तो वादी की ओर से किया जाता, लेकिन विवाद जो है वो वादी और प्रतिवादी के बीच ना होकर प्रतिवादियों के मध्य होता है। Into a interpleader suit, the dispute arises between defendant, not between the plaintiff and defendant. To dispose the dispute arises between the defendant, the suit instituted by plaintiff as a bailee is said to be interpleader suit. इंटरप्लीडर सूट किसे कहा गया है कि साहब प्रतिवादियों के बीच उत्पन्न हुए विवाद के निपटारे को लेकर वादी के द्वारा निक्षेप ग्रहीता की हैसियत में किया गया दावा अंतराभिवाची दावा कहलाता है। अब कहने में मैंने कह दिया, सुनने में आपने भी सुन लिया, जैसा कि ऑर्डर 35 और सेक्शन 88 भी कह रहा है। लेकिन हम इसे और थोड़ा ठीक से समझने की कोशिश करते हैं। जो 2 लाइन की डेफिनेशन मैंने कंक्लूड करी है, इसे एक कहानी के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास करता हूँ। तो इंटरप्लीडर सूट की पहले तो 2 लाइन की जो डेफिनेशन कंक्लूड हमने करी, तो वो ये है कि वादी के द्वारा निक्षेप ग्रहीता की हैसियत में प्रतिवादियों के मध्य उत्पन्न हुए विवाद के निपटारे को लेकर जो दावा किया जाता है उसे अंतराभिवाची दावा कहते हैं। क्या है इंटरप्लीडर सूट? इंटरप्लीडर सूट ये है कि सूट इंस्टीट्यूटेड बाय प्लेंटिफ एज अ बेली टू डिस्पोज द डिस्प्यूट अराइजन बिटवीन डिफेंडेंट्स said to be interpleader suit। तो वादी करता है दावा, वादी की हैसियत निक्षेप ग्रहीता की होती है और बेसिकली विवाद डिफेंडेंट्स के बीच में है, प्रतिवादियों के बीच में है, उसको निपटाने के लिए किया गया दावा इंटरप्लीडर सूट है। तो एक कहानी के माध्यम से समझाने का प्रयास करता हूं, बात समझ आएगी ऐसा मेरा मानना है। मान लीजिए मेरे पड़ोस में जस्ट अगला ही मकान एक वृद्ध महिला का है। उसके बेटे बेटी सारे विदेश में नौकरी करते हैं। वो महिला यहीं रहती है, वृद्ध है पर स्वस्थ है। महिला का एक प्लान बनता है कि उसे 4 धाम की यात्रा पर जाना है। तो वो 4 धाम की यात्रा पर जाने की तैयारी करती है। यात्रा पे जाने का दिन दिनांक सब तय हो जाता है। महिला अपनी पूरी पैकिंग वगैरह सब करके तैयार रहती है। जब महिला जाने की उसके दिन आ जाता है तो वो देखती है कि उसके घर में उसके कुछ जेवरात, नकदी, सारी चीजें पड़ी हुई है। तो वो महिला मेरे पास आती है। चूंकि मैं पड़ोसी हूं और पड़ोसी सुख दुख में काम आने वाला व्यक्ति होता है। अब वो महिला मेरे पास आके कहती है कि देखिए, मैं 15-20 दिनों के लिए यात्रा पर जा रही हूँ। मेरे ये जितने भी जेवरात हैं ये पोटली में मैंने बांध दिए हैं और ये कुछ नगद रुपए हैं, 2 लाख रुपए, ये आप अपने पास रखो। मैं वापस आऊंगी तब आप मुझे दे दीजिएगा। पड़ोसी के नाते ये मेरा कर्तव्य बनता है, धर्म भी बनता है कि मैं पड़ोसी की मदद करूं। तो मैंने उस वृद्ध महिला की वो पोटली
और वो 2 लाख रुपए अपने घर में सुरक्षित रख दिए। होता ये है कि दुर्भाग्य से वो महिला किसी तीर्थ स्थल पे जाती है, जैसे पहले केदारनाथ में फ्लड आया, बाढ़ आ गई, कई तीर्थयात्री वहीं बह गए, मर गए। मान लीजिए उनमें से वो वृद्ध महिला भी है जो कि केदारनाथ दर्शन करने गई और वहां फ्लड और बाढ़ आया, उसमें उसका नामो निशान तक पता नहीं चला। चलिए, जो 20 दिन में आने वाला व्यक्ति था वो महीने भर उपरांत भी नहीं आया, 2 महीने बाद भी नहीं आया, 3 महीने हो गए, 4 महीने। बाद में बच्चों ने पता किया तो पता लगा कि उस महिला की वहां पे फ्लड में मृत्यु हो गई। अब उस महिला के 4 बेटे, अब उस वो चारों बेटे जैसे ही उनको पता चला कि महिला अपने कुछ जेवर और नकदी मेरे पास छोड़ गई है, तो चारों बेटे आपस में लड़ने लगे। एक कहता है कि मुझे दे दो, दूसरा आगे कहता है नहीं, मेरी माँ का सब खर्चा मैंने किया था, सारे पैसे मैं भेजता था, विदेश में रहते हुए देखभाल उनकी मैं करता था, तो सारे पैसे या नकदी मुझे दे दो, जेवर पोटली मुझे दे दो। तीसरा भी इसी तरीके से और चौथा भी इसी तरीके से। इन चारों भाइयों के मध्य विवाद पैदा हो गया और इन चारों भाइयों ने मेरा जीना दुश्वार कर दिया। कभी सुबह में पहला भाई सबसे बड़ा आ रहा है, फिर थोड़ी देर बाद दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, और इनकी पत्नियां भी साथ साथ। मानो मेरा जीना दुश्वार सा हो गया है। अब ये तय नहीं कर पा रहा कि ये पोटली मुझे किसको देनी है, वरना अनावश्यक रूप से मैं अपने आप परेशानी में पड़ जाऊंगा, कोई मेरा भी अहित कर सकता है इन 4 भाइयों में से। तो ऐसी स्थिति में मैंने कोर्ट में एक सूट फाइल कर दिया, दावा फाइल कर दिया, और उस दावे में मैं ये प्लीडिंग लेके आया हूं कि ये 4 भाई हैं, उस महिला जो कि यात्रा पर गई थी उसके बेटे हैं। अब ये जो महिला मेरे पास धन की पोटली और ये जेवर की पोटली छोड़ के गई है, श्रीमान न्यायालय ये तय करे कि इनमें से इसका वास्तविक अधिकारी कौन है। तो मैंने डिफेंडेंट के मध्य, मैं वादी हूं और वो 4 भाई डिफेंडेंट हैं, तो यहां पे डिस्प्यूट मेरे और उन भाइयों के बीच में नहीं है, यहां डिस्प्यूट उन चारों ही भाइयों के बीच में आपस में है, डिफेंडेंट के बीच में डिस्प्यूट है। तो इस डिफेंडेंट के बीच में जो विवाद पैदा हो गया है संपत्तियों को लेकर, जर जेवर को लेकर, उस विवाद को निपटाने के लिए मैंने दावा किया है कोर्ट में कि श्रीमान न्यायालय इस बात को निपटाए कि वास्तव में असली हकदार इनका कौन है। तो वो जो भी दस्तावेज आएंगे, किसी की वसीयत आएगी मान लीजिए, या और भी कोई डॉक्यूमेंट आएगा, उस आधार पर न्यायालय को तय करना है। लेकिन मैंने जो दावा किया, मेरी कैपेसिटी क्या थी इस दावे में? मेरी कैपेसिटी ये थी कि मैं बेली था। वो महिला मेरे पास सामान कुछ दिनों के लिए रख के गई थी, तो निक्षेप करके गई थी, निक्षेप करता, बेलमेंट का कंसेप्ट यहां मुझ पर अप्लाई हो जाता है। तो मैंने बेली की कैपेसिटी में एक दावा न्यायालय में दाखिल किया। दूसरी बात, मेरे दावा करने का उद्देश्य क्या? मेरे दावा करने का उद्देश्य जो उन 4 भाइयों के बीच में विवाद पैदा हो गया है, जो झगड़ा हो रहा है, उसको न्यायालय के माध्यम से निपटाने के लिए किया गया। अब ऐसे दावे का उद्देश्य घोषणा करवाना है, डिक्लेरेशन करवाना है कि वास्तव में विवादित संपत्ति का असली स्वामी कौन है। सामान्यतः ऐसे मामलों में ये जो विवाद की विषय वस्तु है, धन की पोटली है और ये जो जेवर की पोटली है, सामान्यतः इसकी अभिरक्षा जनरली तो मेरे पास रहेगी, मैं वादी हूँ। लेकिन कई बारी यदि कोर्ट निर्देश दे तो ऐसी संपत्तियां, ऐसी पोटली मैं कोर्ट में भी जमा करा सकता हूँ, निक्षेप कर सकता हूँ। एक और एस्पेक्ट की बात करें कि ऐसी स्थिति में मेरे पास क्या अधिकार? मैं वादी हूँ, निक्षेप ग्रहीता की हैसियत से मैंने दावा किया है, तो ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे मामलों में मैं न्यायालय से उस
पोटली के या उस धन के बचाव के लिए, रख रखाव के लिए अगर मेरे कोई रीजनेबल एक्सपेंसेस हुए हैं तो ऐसे रीजनेबल एक्सपेंसेस में प्राप्त करने का अधिकारी रहता हूँ। तो युक्त खर्चे जो भी मैंने उस संपत्ति को क्योर करने में, प्रोटेक्ट करने में लगे हैं मान लीजिए मेरे, तो वो खर्चे प्राप्त करने का मैं अधिकारी रहूंगा। इसे ही कहा गया है इंटरप्लीडर सूट। तो फिर से कह रहा हूं कि निक्षेप ग्रहीता की हैसियत में वादी के द्वारा विवादग्रस्त संपत्तियों के मध्य प्रतिवादियों के बीच उत्पन्न हुए विवाद को लेकर न्यायालय में दाखिल किया गया दावा इंटरप्लीडर सूट अंतराभिवाची दावा कहलाता है। क्या है इंटरप्लीडर सूट? अ सूट इंस्टीट्यूटेड बाय प्लेंटिफ एज अ बेली to dispose the dispute arisen between the defendant in relation to a particular property is said to be interpleader suit। उम्मीद करता हूं कि मेरी ये जानकारी जो मैंने आपके सामने साझा की, सरलता से समझाने का प्रयास किया, आपको समझ आई होगी। यदि मेरी ये जानकारियाँ आपके लिए हेल्पफुल हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू।